नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं आज एक पॉलिटिकल टॉपिक के साथ आया हूं। मैं एक किताब पढ़ रहा था, किंगसुक नाग करके एक राइटर हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट रहे हैं। मैं कुछ और किताबें भी पढ़ रहा था, तो उन किताबों को पढ़कर मैं मोटिवेट हुआ इस वीडियो को बनाने के लिए। आई वॉज थ्रिल्ड टू नो दैट देयर आर सम सरप्राइज एलिमेंट in the history of BJP and RSS that how I failed to share with you। जब 2014 16 मई को मत जनगणना का रिजल्ट आया तो बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हो गई। इससे पहले 1998 से 2004 तक बीजेपी जो है सत्ता का सुख भोग चुकी थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आजादी के समय ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा भारतीय जनसंघ की जो नींव रखी गई थी और 1980 में जनता दल से अलग होने के बाद वर्तमान बीजेपी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो अस्तित्व में आई, वो इतने समय तक सत्ता से बेदखल कैसे रही। कांग्रेस आजादी के बाद से एक प्रचंड बहुमत लाने में कामयाब रहती थी। इसमें दोस्तों एक ट्विस्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बीजेपी बीच बीच में कभी ताकतवर नहीं हुई। वो 1984 1980 इस दौर में वो ताकतवर थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी सत्ता पे नहीं आई। आज उन्हीं कारणों पे हम विचार विमर्श करते हैं। मैं आपको थोड़े आंकड़े बताऊं तो लगभग 50% जनता पर, भारत देश की 50% जनता पर बीजेपी जो है राज कर रही है। लगभग 44% द जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज गवर्न बाय बीजेपी पार्टी। बिफोर 2018 ऐसा समय था जब बीजेपी पार्टी भारत देश के 76% लोगों पर राज कर रही थी, यानी कि लगभग 70% भूभाग पर राज कर रही थी। कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, कुछ ऐसे राज्य अभी के चुनावों में जो गत विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें सत्ता से बाहर हो गई। ऐसे क्या कारण रहे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश या मणिपुर या गोवा, अगर पंजाब को छोड़ दें, उत्तराखंड, वहां पर बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही। बीजेपी को यूपी के चुनावों में काफी कमजोर माना जा रहा था एक बड़े तबके द्वारा और कहा जा रहा था कि सपा पार्टी आएगी, लेकिन चौंकाने वाले परिणाम सामने रहे और बीजेपी फिर से सत्ता पर मजबूती के साथ काबिज हो चुकी है। अगर मैं उन कारणों की चर्चा करना चाहूं, ऐसे क्या कारण रहे कि भारतीय जनसंघ जैसा बड़ा संगठन होने के बावजूद भी इतनी देरी से बीजेपी सत्ता में आई। मैं भारतीय राजनीति के इतिहास में आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं, यानी कि 1950 के दशक में, कि जब भारत देश का बंटवारा हुआ और रियासतों के एकीकरण का जब समय चल रहा था, तो सरदार पटेल चाहते थे कि आरएसएस के जो सरसंघचालक थे गोवलकर कश्मीर जाएं और वहां के राजा हरि सिंह से चर्चा करें कि वो भारत में विलय कर लें। लेकिन इसी समय एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है, यानी कि महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है और उस सिलसिले में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और साथ ही गोवलकर को जेल हो जाती है। और इस प्रक्रिया को फिर खुद पटेल जी अंजाम देते हैं। इस राजनीतिक दौर के बाद हम सीधे आते हैं 1977 में। जनसंघ अपनी भागीदारी, अपनी सक्रियता संगठन के तौर पर बढ़ा रहा था। जनता दल के साथ जनसंघ ने अपनी भागीदारी निभाई, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई। 1980 में आके वो विघटित हो गई। जो हम वर्तमान स्वरूप बीजेपी का देखते हैं वो 1980 में आ चुका था और काफी मजबूत स्थिति में बीजेपी थी। लेकिन 1984 के लोकसभा से पहले ही इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और कांग्रेस को विशाल जन समर्थन प्राप्त हुआ क्योंकि उनको सिंपैथी वेव का फायदा मिला और बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली, यानी उससे भी कम जब भारतीय जनसंघ को प्रथम आम चुनाव में मिली थी। अटल बिहारी वाजपेयी का प्रसिद्ध भाषण आपको याद ही होगा। उन्होंने संसद में कहा था कि आज कांग्रेस पार्टी हमारी 2 सीटों को लेकर हंस रही है, आने वाले समय पर कांग्रेस अपनी इसी हालत को लेकर हंसेगी और रोएगी। तो दोस्तों वो समय आ भी गया। इतनी दूरदर्शिता के धनी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। खैर 1984 के हार के बाद इस परिदृश्य में एंट्री मारते हैं आडवाणी जी और वो सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा की, यानी कि राम जन्मभूमि की लिए रथ यात्रा का एक रैली, विशाल एक राजनीतिक घटनाक्रम आयोजित करते हैं, जो कि तब तक चलता रहता है जब तक कि लालू प्रसाद यादव बिहार में उनको गिरफ्तार नहीं कर लेते हैं, यानी कि रथ यात्रा को रोक नहीं देते हैं। दोस्तों ये दौर 1990 के दशक का है। इसमें घर घर टीवी लाई जा रही थी, रेडियो लाए जा रहे थे, सूचना प्रसार क्रांति आ रही थी। आपको याद ही होगा कि उस समय इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है इतनी व्यापक स्तर पे नहीं थी,
तो ट्रैक्टर वगैरह, ट्रक वगैरह खड़े करके उनकी बैटरी से टेलीविजन को अटैच करके लगभग 50-50 लोगों के समूह में, 100-100 लोगों के समूह में गांव में लोग रामायण देखा करते थे। और उसी समय राम जन्मभूमि को लेके आंदोलन छेड़ा जा रहा था। तो आप सोचिए कि आरएसएस किस स्तर तक लोगों का समर्थन और उनकी मनोभावना को जोड़ने में सक्सेसफुल रही होगी। बिल्कुल रही थी। लेकिन फिर से यह परिस्थितियों ने कांग्रेस का साथ दिया। इस दौर में आके राजीव गांधी की हत्या की जाती है और फिर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अपार जन समर्थन मिलता है। जो जन भावना आडवाणी रथ यात्रा से धर्म के नाम पर, राम जन्मभूमि के नाम पर, आरएसएस की विचारधारा के नाम पर जुटाई थी, वो राजीव गांधी की हत्या के साथ ही खत्म हो गई। यानी कि लोग भूल गए और फिर से कांग्रेस को जन समर्थन प्राप्त हो गया। बिल्कुल वैसी कहानी रिपीट हो गई जो 1984 में हुई थी। यदि कहा जाए कि पहली बार अच्छे से सत्ता का सुभोग बीजेपी पार्टी ने कब किया, तो वो 1988 में किया, और जो कि 2004 तक चलता रहा। इस समय संयोग से ऐसी क्यों घटना नहीं घटी थी कि जो सिंपैथी वेव ला सके। इस समय तक आरएसएस संगठन इतने मजबूत स्तर पर ग्राउंड लेवल पर काम कर चुका था। आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की जोड़ी नेतृत्व के तौर पे कमाल कर रही थी और लोगों को जोड़ रही थी। भारतीय राजनीति में एक और बदलाव आ रहा था, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन में जो जनरेशन थी वो वृद्ध हो रही थी और 90s बॉर्न 81 के जो लोग थे वो वोटर यानी कि मतदाता बन रहे थे। इसलिए मुद्दा भी ये था कि एक ही पार्टी, वंशवाद, एक ही घर का शासन नहीं चलेगा, यानी कि लोकतांत्रिक मूल्यों में वृद्धि हो रही थी। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी किसी बड़े राजनीतिक घर से नहीं आते थे। भाजपा में यह बात तो कही जाएगी कि उनके अध्यक्ष पद पे किसी एक परिवार का राज नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में देखा जाए तो पिछले कितने सालों से सोनिया गांधी जी अध्यक्ष पद पर काबिज हैं। वो चाहते हुए ना चाहते हुए भी किसी और व्यक्ति को वो पद देने में कितनी असहज हैं। यहां तक कि कांग्रेस के स्वयं बड़े बड़े लीडर्स ने बहुत बार कहा है कि कांग्रेस पार्टी में बड़े उलटफेर बदलाव की जरूरत है। किंतु इतनी बड़ी बड़ी डिफीट्स देखने के बावजूद भी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी उस पद से नहीं हट रही है, ना ही किसी और व्यक्ति को पद दे रही हैं। भारतीय राजनीति में कि बड़ा रोचक पहलू आया कि जिस नाम 20 का होगा, 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। और मुझे लगता है हिंदू बहुसंख्यक समाज का वोट कांग्रेस को जा रहा था, जबकि उस 80% बहुसंख्यक समाज के लिए सीधे लड़ाई, उनके मुद्दों की लड़ाई खुलकर जो कह रहा था वो आरएसएस और बीजेपी था। गोवलकर जो संघ संचालक रहे थे, उन्होंने तो कहा था खुलकर कहो कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। तो फिर वो वोट बीजेपी को क्यों नहीं मिल पा रहा था? वो वोट मिलने की संभावना तो थी, लेकिन एक समय इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तो वो तब्दील नहीं हो पाई, एक समय राजीव गांधी जी की हत्या हुई तो वो तब्दील नहीं हो पाई। और 1988 में सत्ता पर बीजेपी इसलिए आ गई क्योंकि वैसी कोई घटना फिर से नहीं घटी कि सिंपैथी वेव कोई कारण बन सके। आज अगर हम परिस्थितियों पर गौर करें तो वो जो बहुसंख्यक समाज है हिंदू, वो बीजेपी का कोर वोटर बन चुका है। अब मैं उसको सही नहीं कह सकता, मैं उसको गलत भी नहीं कह सकता हूं, मैं बस फैक्ट्स पर बात करता हूं। बीजेपी जिस बात को लेकर परेशान थी, आरएसएस संगठन जिस बात को लेकर परेशान था कि हम जिस समुदाय की बात हर वक्त करते हैं, जिसकी लड़ाई हम लड़ते हैं, एक राष्ट्र, एक संस्कृति, एक विचार के बारे में बात करते हैं, वो हमें मतदाता वोट क्यों नहीं करता है? आज आखिरकार वो मतदाता उनके लिए वोट कर रहा है। वो जीडीपी से मतलब नहीं रखता है, वो बेरोजगारी से मतलब नहीं रखता है, वो स्वास्थ्य से मतलब नहीं रखता है, वो मतलब रखता है हिंदू रखने से, हिंदू होने से, हिंदू संस्कृति से, हिंदूवाद से, राष्ट्रवाद से। इसकी अपनी अपनी परिभाषाएं हो सकती हैं, सही और गलत के पैमाने हो सकते हैं, लेकिन जब हम भाजपा समर्थकों से जानना चाहते हैं कि आप जीडीपी पर क्या कहना चाहते हैं, तो वो कहते हैं जीडीपी क्या है। अगर आप सोचने लगे कि इस तरह के मुद्दे पीछे हो जाएं और आपको सिर्फ इस बात से मत मिलने लगे, इस बात से वोट मिलने लगे क्योंकि आप हिंदू हैं, क्योंकि आपको एक विशेष धर्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी है या उनके खिलाफ जीतना है, तो सारे विकास के मुद्दे पीछे हो जाएंगे। और आज हम वही देख रहे हैं। आपके दिमाग में यह बात बहुत स्पष्ट बिठा दी गई है। और ये कुल मिलाकर आज अगर स्पष्ट कारणों की चर्चा की जाए कि बीजेपी का वार, बीजेपी की ताकत में वृद्धि किस प्रकार हुई, तो वो इस प्रकार हुई। जनरेशन गैप आया, बीजेपी आरएसएस ने अपना जो आजादी के समय से जो अपना मेहनत करते आ रहे थे, जो विचारधारा की लड़ाई लड़ते आ रहे थे, जो अपने मूल्य स्थापित करना चाह रहे थे, उनके परिणाम अब मिलना शुरू हुए। और अब वो इतना मजबूत संगठन बन चुका है कि विपक्ष जो है बहुत ही मामूली सीट संख्या पर सिमट कर रह गया है।
अगर आप आने वाले 10 या 20 सालों की बात करते हैं तो मेरा अनुमान है कि बीजेपी को सत्ता से हटाने वाला कोई भी नहीं है। विपक्ष यदि आमूलचूल परिवर्तन नहीं करता है अपने संगठन को लेकर, तो ये निश्चित ही, निस्संदेह ही बीजेपी पार्टी के लिए सुनहरा अवसर है कि वो आने वाले 20 साल भी राज कर सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि अगर जनता के पास सही विकल्प ही नहीं होगा तो विकल्पहीनता में वो उसको भी चुनती है जिसको वो पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसके सामने दूसरा विकल्प जो है जिसको वो बिल्कुल ही पसंद नहीं करती है। मेरे सामने जब दो विकल्प हों जिसको मैं बिल्कुल ही पसंद नहीं करता हूं और एक विकल्प जिसको कम पसंद करता हूं, तो स्वाभाविक सी बात है मैं उसको चुनूंगा जिसको मैं कम पसंद करता हूं। बद से बदतर का नियम यहां लागू हो जाएगा। बहुत बड़ा मत वर्ग इस तरह का भी है, मतदाता वर्ग इस तरह का भी है जो कि कांग्रेस पार्टी में विश्वास रखता है लेकिन उसके नेतृत्व में नहीं। अगर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व बदलता है तो हम कांग्रेस पार्टी को मतदान देने के लिए सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है कि वो अपने संगठन में बदलाव लाए और उसको लोकतांत्रिक करे और एक व्यक्ति, एक घर की जागीर न समझकर उसको लोकतांत्रिक कर दिया जाए। क्यों एक परिवार की जागीर बनकर रह गई है? क्यों एक परिवार की प्रॉपर्टी कांग्रेस बनकर रह गई है? क्यों नहीं वो लोकतांत्रिक मूल्यों की तरह अपने परिवार से, अपने मोह लालच से उसको दूर कर दे और सभी लोगों के लिए खोल दे? मेरी विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन मेरा काम है फैक्ट रखने का। आई कैन नॉट बी डिसऑनेस्ट टू माई वर्क, आई हैव टू पुट रियल फैक्ट्स। अगर बीजेपी खुलकर अपने सिद्धांतों पर चल रही है जो वो अपने संविधान में उल्लेखित करती है, उसने 1988 में पहली बार अपने संविधान जो है, घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो, सिंपल शब्दों में कहा था, एक संस्कृति एक राष्ट्र को हम अपनाना चाहते हैं, उसी पे वो चल रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें कहीं पीछे छूट गई है। समाजवाद, लोकतंत्र, गणराज्य कहां चला गया? ना तो गणराज्य रहा, ना पार्टी में लोकतंत्र रहा। कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़े स्तर पर, संगठन स्तर पर बदलाव लाने की, राजनीतिक विचारधारा के स्तर बदलाव लाने की जरूरत है अगर वो अगले 10-15 साल में प्रमुख विपक्षी दल या सत्ता के रूप में टक्कर देना चाहते हैं। अन्यथा एक छत्र राज्य बीजेपी का आने वाले 1 या 2 दशक तक चलने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनको आजादी के बाद से किए गए परिश्रम की जो बीज बोया गया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा, वो फल दे रहा है। अब वो वृक्ष बहुत बड़ा हो चुका है, विशाल हो चुका है और उसकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। उस जड़ को काटने के लिए, उस वृक्ष को पतझड़ में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़े व्यापक स्तर पर सड़क से लेके गांव तक, चौपालों तक बड़ा संघर्ष, बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हर स्तर से, हर तरीके से। तब जाकर वो सोच सकते हैं कि आने वाले दशकों में बीजेपी पार्टी को टक्कर दे पाएंगे। मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो में कुछ इनपुट मिल पाया होगा कि किस तरीके से बीजेपी पार्टी ने जनसंख्या के रूप में शुरुआत की और आज वो एक विशाल वृक्ष की तरह देश पर काबिज है। किसी भी पार्टी की तरह बीजेपी पार्टी की भी अच्छाइयां और बुराइयां हैं, मैं इसे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन आज का सच ये है कि वो देश पर राज कर रही है और जनता उस पर भरोसा कायम कर रही है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, न मैं और न आप, चाहे आप उसकी विचारधारा में यकीन रखते हैं चाहे नहीं रखते हैं। बट वी हैव टू एक्सेप्ट दैट द पीपुल्स मैंडेट इज फॉर बीजेपी इन द टुडे सिनेरियो। थैंक यू सो मच।